हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल वन लाइनर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों मैं आजाद चौहान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों आज की जो क्लास है ना बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों यह सीडीपी की क्लास है, बाल मनोविज्ञान से पूछे गए दोस्तों बार बार रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन प्यारे साथियों। ठीक है, तो ये आपका मॉक टेस्ट है। टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, देखते हैं कितना सही करते हैं आप। इस बार के एग्जाम में दोस्तों आग लगा देना है। क्या लगा देना? आग लगा देना है। तो सभी भाई बहन पेपर पेन लेके रेडी रहना और जरूर लास्ट में कमेंट करना कि 30 में से आपका कितना सही हुआ है। ठीक है, चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों नोट करते हुए चलना कि जड़ बुद्धि वाले बालक का बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो जड़ बुद्धि लब्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है दोस्तों? ऑप्शन ए 110 से 120 तक, ऑप्शन बी 81 से 110 तक, ऑप्शन सी 71 से 80 के बीच में और ऑप्शन डी 71 से कम। तो जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? कितनी होती है दोस्तों? सही आंसर आप नोट कर लेना, 71 से कम होती है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला चले प्यारे साथियों, आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? ऑप्शन ए 150 दिन, ऑप्शन बी 280 दिन, ऑप्शन सी 390 दिन और ऑप्शन डी 460 दिन। तो गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो दोस्तों सही आंसर नोट कर लेना, 280 दिन लगते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको पता है कि 9 महीना लगता है, तो दोस्तों 9 महीने को डिवाइड करेंगे 30 से तो इसी के नियर अबाउट आएगा और 280 आप आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन शामिल किए गए हैं प्यारे साथियों इसमें। चलिए, नवजात शिशु का भार होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। कि नवजात शिशु का भार होता है। ऑप्शन ए 6 पाउंड होता है, ऑप्शन बी 7 पाउंड होता है, ऑप्शन सी 8 पाउंड होता है और ऑप्शन डी 9 पाउंड होता है। तो नवजात शिशु का जो भार होता है दोस्तों वह 7 पाउंड होता है। कितना होता है? 7 पाउंड होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा मित्रों। अगला चले चले अगला। इस बार दोस्तों जितने भी मेरे भाई बहन टेट की तैयारी कर रहे हैं, इस बार तो अच्छे नंबर से सिलेक्शन इसमें करना ही करना है। ठीक है ना, चलिए नोट करना क्वेश्चन। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए मैकडूगल, ऑप्शन बी टर्मन, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक और ऑप्शन डी बर्ट। तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? सही आंसर नोट करना दोस्तों, थॉर्नडाइक है। कौन है? थॉर्नडाइक है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला चले, आइए जितने भी क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। दोस्तों ये लगभग 15 सालों से रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, ये बार बार पूछे जा रहे हैं। चलिए प्रश्न अगला रहा 5वां कि उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता है। पूछ दे संस्कार कितने होते हैं? संस्कार 16 होते हैं। ठीक है, अब उपनयन संस्कार मुझे आप कमेंट करके बताएंगे कि कितने नंबर पर उपनयन संस्कार आता है। ठीक है, तो उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता है? ऑप्शन ए वैदिक काल में, ऑप्शन बी बौद्ध काल में, ऑप्शन सी मुगल काल में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों नोट कर लेना प्यार साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा वैदिक काल में। उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में प्रयोग किया जाता है? तो आपका हमेशा आंसर होना चाहिए वैदिक काल। ठीक है, ए ऑप्शन। अगला चले, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों जितने भी मेरे भाई बहन हैं शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, इस बार टेट के पार तो जाना ही दोस्तों। बस आप साथ में जितना पढ़ाएं उतना पढ़िए, सिलेक्शन दोस्तों कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है ना, चलिए प्रश्न देखते हैं कि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभाती है। कौन कैसी भूमिका माता पिता की निभाती है दोस्तों? ऑप्शन ए नकारात्मक, ऑप्शन बी अग्रोन्मुखी, ऑप्शन सी सहानुभूतिपूर्ण और ऑप्शन डी तटस्थ। तो बच्चों को दोस्तों, बच्चों की बात हो रही है कि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में जो माता पिता की भूमिका होती है वह कैसी होती है दोस्तों? वह दोस्तों होती है आपका अग्रोन्मुखी। कैसी होती है? अग्रोन्मुखी होती है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा मित्रों। आगे चले, अगला क्वेश्चन 7वां प्रश्न दोस्तों। टॉप टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम। चलिए, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। यह श्रेय किसको जाता है? किसने कहा था कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं? तो किसने कहा था? ऑप्शन ए पियाजे ने कहा था, ऑप्शन बी पावलोव ने कहा था, ऑप्शन सी कोहलबर्ग ने कहा था और ऑप्शन डी
स्किनर ने कहा था। तो किसने कहा था दोस्तों? सही आंसर नोट कर लेना दोस्तों, पियाजे ने कहा था। ठीक है, पियाजे ने कहा था कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, लॉकडाउन में मैं फंसने के कारण मैं फंस गया था। मैं बताया ना, मैं गया था लॉकडाउन में गुजरात सोमनाथ मंदिर घूमने के लिए, जैसे आपको पता होगा। ठीक है, और जाने के बाद वही दिन 2-3 दिन बाद दोस्तों लॉकडाउन लग गया और मैं वहीं फंस गया था। तो कैसे कर कर करके मैं अभी आज कल घर आया हूँ। इसी के साथ मैं फिर से वीडियो आपका बनाना प्रारंभ कर दिया हूँ दोस्तों। ठीक है, कुछ दिन वीडियो नहीं आई होगी कुछ प्रॉब्लम की वजह से दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रश्न देखते हैं कि परिवार एक साधन है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों शामिल किए गए हैं सभी। परिवार एक साधन है। ऑप्शन ए कैसा साधन है? औपचारिक साधन है शिक्षा का। ऑप्शन बी औपचारिक शिक्षा का। ऑप्शन सी दूरस्थ शिक्षा का। और ऑप्शन डी गैर औपचारिक शिक्षा का। तो परिवार एक साधन है, तो किसका साधन है दोस्तों? यह है अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। डी कौन सा आपका सही हो जाएगा दोस्तों? आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा मित्रों। आगे चलें, आगे चलें दोस्तों। आइए 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए गए हैं दोस्तों। ठीक है, कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? तो ऑप्शन ए बौद्धिक विकास का। ऑप्शन बी शारीरिक विकास का। ऑप्शन सी सामाजिक विकास का। और ऑप्शन डी संवेगात्मक विकास का। तो अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? तो दोस्तों सही आंसर नोट कर लेना मित्रों कि बौद्धिक विकास का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास का हिस्सा है। जब भी एग्जाम में पूछे जाएंगे मित्रों, जितने भी मेरे भाई बहन शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जब भी एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है, तो आपका आंसर हमेशा होना चाहिए कि बौद्धिक विकास का हिस्सा है। अगला प्रश्न चलेंगे। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, कि निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खोज विधि आधारित है। दोस्तों निम्न कक्षाओं में शिक्षण की जो खोज विधि है किस पे आधारित है? ऑप्शन ए शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। ऑप्शन बी शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर। ऑप्शन सी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। और ऑप्शन डी शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर आधारित है। सही आंसर नोट कर लेना दोस्तों, सही आंसर नोट करना कि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। आगे चले। अगला दोस्तों, क्वेश्चन को नोट करते हुए चलना। आप पहले क्वेश्चन लिख लेना, क्वेश्चन का डायरेक्ट जो भी आंसर हो आंसर लिख लेना, चारों ऑप्शन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये तो आपका मॉक टेस्ट चल रहा है, प्रैक्टिस सेट चल रहा है कि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और देखते हैं कि आप कितना सही करते हैं 30 में से। ठीक है, चलिए प्रश्न रहा कि निम्न में कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं की बात की जा रही? तो नहीं की मैंने बार बार बताता हूँ, गोला कर लो आप। ठीक है, गोला कर लो, हाईलाइट कर लो, जो भी करना है कर लो। तो जब भी पूछे कि निम्न में कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए दल या समूह में रहने वाली अवस्था। ऑप्शन बी अनुकरण करने वाली अवस्था। ऑप्शन सी प्रश्न करने वाली अवस्था। और ऑप्शन डी खेलने की अवस्था। तो कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है? तो दोस्तों कौन सी नहीं है? खेलने की अवस्था नहीं है। कौन सी नहीं है? खेलने की अवस्था नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। बाकी आपको पता होना चाहिए पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है तो दल या समूह में रहने की अवस्था भी कहते हैं, और अनुकरण करने की अवस्था भी पूर्व बाल्यावस्था को कहते हैं। प्रश्न करने की अवस्था भी इसे कहते हैं। तो आप सभी याद रखना मित्रों। अगला प्रश्न आपका 12वां स्क्रीन पे रहा कि बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? कौन सी करेंगे? ऑप्शन ए बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे। ऑप्शन बी स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे। ऑप्शन सी आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे। और ऑप्शन डी बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो दोस्तों जब भी पूछे कि बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे, तो आप एक मास्टर हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपनी दृष्टि से सोच के बता सकते हैं दोस्तों कि आप किस विधि की तैयारी करेंगे। तो दोस्तों आप कैसे करेंगे? सही आंसर नोट कर लेना, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। ठीक है ना, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा मित्रों। ठीक है ना, आइए अगला प्रश्न देखेंगे। जितने भी मेरे भाई बहन हैं अच्छे से नोट करना दोस्तों, क्योंकि मैं इस चैनल पे बातें कम पढ़ाई ज़्यादा होती हैं। मेरे जितने भी भाई बहन हैं मैं उनका सिलेक्शन चाहता हूं दोस्तों कि इस बार आने वाले टेट के एग्ज़ाम में उनका सिलेक्शन हो जाए और कुछ नहीं चाहिए दोस्तों।
ठीक है ना। चलिए प्रश्न रहा कि मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ दोस्तों वीडियो में बार-बार कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, नहीं। वीडियो अच्छी लगी ना दोस्तों, अंत तक देखिए, वीडियो अच्छी लगेगी तभी लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। चलिए प्रश्न 13वां रहा कि मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ऑप्शन आपके सामने 4 है कि ऑप्शन ए मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे। ऑप्शन बी इससे बच्चों की उपलब्धि का पता लगता है। ऑप्शन सी बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। और ऑप्शन डी शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। तो दोस्तों मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? सही आंसर नोट करना, बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। आप मूल्यांकन करेंगे ही नहीं तो बच्चे को कैसे पता चलेगा कि कौन बच्चा किस बुद्धि का है, कौन बच्चा किस बुद्धि का है? पता चलेगा ना कि आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कौन तेज है या कौन मीडियम है, कौन गधा है, किसको कितना आता है। ठीक है? तो मूल्यांकन करके ही आपको पता चलेगा कि बच्चे की उपलब्धि का पता लगाना। जब भी बच्चे का पता लगाना है तो बच्चों को सीखने का स्तर का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला चलेंगे दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए गए कि परामर्श का उद्देश्य है, क्या है? परामर्श का उद्देश्य है ऑप्शन ए बच्चों को समझना, ऑप्शन बी बच्चों की कमियों का कारण पता करना, ऑप्शन सी बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो परामर्श का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी है, डी सही हो जाएगा। क्योंकि बच्चों को समझना भी परामर्श का मुख्य उद्देश्य होता है, बच्चों की कमियों का कारण पता करना भी बच्चों का परामर्श का मुख्य उद्देश्य होता है और बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना भी परामर्श का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न, 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में कौन सी कथन सत्य है? कौन सत्य है? ऑप्शन ए बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। ऑप्शन बी विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता। ऑप्शन सी अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है और ऑप्शन डी बच्चे यथावत सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। मैं कहता हूँ ना, जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, समझ में आएगा और आप क्वेश्चन को सही करके आएंगे। गलत तो एकदम नहीं करना है दोस्तों। जब भी पूछे शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सी कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। कैसे करते हैं? ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। अगला प्रश्न चले। आइए अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पे लगा रहे हैं। 16वां प्रश्न रहा कि बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन ए उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन बी शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन सी उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना चाहिए और ऑप्शन डी उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना चाहिए। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 16 का सही आंसर नोट कर लेना दोस्तों कि शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना चाहिए। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा मित्रों। ठीक है? जितने भी मेरे भाई बहन हैं दोस्तों, वीडियो अंत तक देखना। मैं ये कुछ नहीं कहता हूँ कि लाइक शेयर सब्सक्राइब मत करना, वीडियो अंत तक देखना है मेरे दोस्तों। अंत तक देखेंगे जरूर आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है? चलिए प्रश्न रहा, क्योंकि इस बार जितने भी मेरे भाई बहन हैं मैं उनका सलेक्शन चाहता हूँ। चलिए प्रश्न रहा कि शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य संबंध होना चाहिए। आप एक शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से सोचिए कि शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच कैसा संबंध होना चाहिए। ऑप्शन ए स्नेह का, ऑप्शन बी विश्वास का, ऑप्शन सी सम्मान का और ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों एक शिक्षक एवं एक विद्यार्थी के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए दोस्तों? तो ये सभी होने चाहिए। स्नेह का भी होना चाहिए, विश्वास का भी होना चाहिए और सम्मान का भी संबंध होना चाहिए। ठीक है ना? अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा कि एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। अगर एक दोस्तों आप शिक्षक भर्ती की मैं बार-बार कह रहा हूँ कि आप अपने पे फ़ोकस करेंगे ना, आप अपने स्वयं टीचर हैं, तो स्वयं के माध्यम से सोच के बताएँगे तो ये क्वेश्चन आपके गलत ही नहीं होने वाला है मित्रों। ठीक है ना? तो जब भी पूछे एक अच्छा दोस्तों अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, तो किसका देता है? ऑप्शन ए प्रतियोगिता की भावना को, ऑप्शन बी सहयोग की भावना को, ऑप्शन सी प्रतिद्वंदिता की भावना को और ऑप्शन डी तटस्थता की भावना को। तो किसके मध्य बढ़ावा देता है दोस्तों? तो सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। किसको देता है? सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों।
आगे चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा रहे हैं, लगाए ना? चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा। अगला, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। ऑप्शन बी, उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है। ऑप्शन सी, वह अत्यधिक संवेदनशील है। और ऑप्शन डी, वह सख्त अनुशासन पसंद करता है। तो दोस्तों चारों में से कौन सही हो जाएगा? कौन सही हो जाएगा दोस्तों? चारों ऑप्शन में से सही आंसर नोट करना दोस्तों। वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित होता है। क्या होता है? ये ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों कि वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित होता है। एग्जाम में पूछेगा कि मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की बात की जा रही है कि विशेषता क्या है, तो वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित होता है। अगला प्रश्न चले। अगला प्रश्न दोस्तों, 20वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, कि शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, आजीविका कमाना। ऑप्शन बी, बच्चे का सर्वांगीण विकास। ऑप्शन सी, पढ़ना एवं लिखना सीखना। ऑप्शन डी, बौद्धिक विकास। तो शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो क्या है? बच्चों का सर्वांगीण विकास है। क्या है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कहीं आप ऐसी शिक्षा की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं कि अपनी आजीविका कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए? तो नहीं दोस्तों, पैसे नहीं कमाना है। क्योंकि आप शिक्षक बन गए ना दोस्तों, तो समझिए कि बच्चों का विकास के बारे में सोचिए कि कैसे उनको पढ़ाएं, किस तरह समझा दें कि उनका विकास हो जाए। ठीक है ना? ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न चलेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा है 21वां प्रश्न, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य होती है, तो वह बच्चा कैसा होता है? तो मैंने पहले भी क्वेश्चन को बताया है दोस्तों। मैंने बताया ना, पहले इसकी चर्चा की है ऐसे क्वेश्चनों की कि बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, तो वह बच्चा कैसा है? कैसा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दे रहे हैं। सामान्य बुद्धि का है, बी प्रखर बुद्धि का है, सी उत्कृष्ट बुद्धि का है, और ऑप्शन डी प्रतिभाशाली बुद्धि का है। तो दोस्तों कितना बताया था? 91 से 100 या 90 से 100, 91 से 110 के बीच के बुद्धि लब्धि वाले बालक कैसे होते हैं? तो दोस्तों सामान्य बुद्धि के बालक होते हैं। दोस्तों सामान्य या 50% पाए जाते हैं। इस बुद्धि लब्धि वाले बालक 50% पाए जाते हैं। ठीक है ना? आप ये भी याद रखना कि पूछ देगा एग्जाम में, सामान्य बुद्धि वाले बालक कितने परसेंट पाए जाते हैं? तो 50% पाए जाते हैं। इस बार एग्जाम में पूछे भी जाएंगे दोस्तों ये क्वेश्चन। चलिए प्रश्न रहा कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शताब्दी का तात्पर्य है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शताब्दी का तात्पर्य है। ऑप्शन ए, सभी विषयों का मूल्यांकन। ऑप्शन बी, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। ऑप्शन सी, शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। ऑप्शन डी, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? तो सही आंसर नोट करना कि शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 23वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बहुत ही धमाकेदार प्रश्न, इस बार एग्जाम में आग लगा देना है दोस्तों। धुआं धुआं करके आना है। अच्छे से पढ़ेंगे तो ऐसे ही एग्जाम में आग लगा देंगे दोस्तों। बस पढ़िए आप मन लगा के। बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। बच्चों की जो जिज्ञासा उत्पन्न होती है उसे कैसे शांत करनी चाहिए? ऑप्शन ए, जब शिक्षक फुर्सत में हो। ऑप्शन बी, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो। ऑप्शन सी, कुछ समय के पश्चात। और ऑप्शन डी, तत्काल, जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। तो बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए दोस्तों? सही आंसर नोट कर लेना कि तत्काल, जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। विद्यार्थी किस चीज़ की जिज्ञासा करता है, उसके हिसाब से उसकी जो जिज्ञासा है उसको शांत करना चाहिए। उसको सवालों का जवाब देखिए, या जो भी हो, जैसे भी हो। ठीक है, क्या इसका सही आंसर? डी आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, 24वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? कितने वर्ष के लिए लागू है? ऑप्शन ए, 6 से 14 वर्ष के लिए। ऑप्शन बी, 7 से 13 वर्ष के लिए। ऑप्शन सी, 5 से 11 वर्ष के लिए। और ऑप्शन डी, 6 से 12 वर्ष के लिए। तो बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू होती है? तो दोस्तों ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। कौन सा हो जाएगा? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा लागू हुई है। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा।
भूलना नहीं है कि 6 से 14, 13 से 7 से 13 नत लगा के आना दोस्तों, मत लगाना नहीं तो कहीं गलत हो जाएगा आपका एक क्वेश्चन। तो इस बार मैं चाहता हूँ जितने भी मेरे भाई-बहन हैं, उनका सिलेक्शन ही मेरा मुख्य प्रयास प्रयास है दोस्तों। चलिए प्रश्न देखेंगे, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। आप शिक्षक हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इसमें से चारों ऑप्शन में से किसका ज्ञान होना चाहिए? ऑप्शन ए अध्यापन विषय का, ऑप्शन बी बाल मनोविज्ञान का, ऑप्शन सी शिक्षा संहिता का और ऑप्शन डी अध्यापक विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, तो किसका ज्ञान होना चाहिए दोस्तों? नोट कर लेना, अध्यापक विषय एवं बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। आप शिक्षक हैं तो आप बाल मनोविज्ञान जरूर पढ़िए, क्योंकि बालक से संबंधित वहाँ सभी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और इसको आप अच्छे से पढ़िए कि बालक किस अवस्था में कैसा रहता है, क्या हरकतें करता रहता है, क्या नहीं करता है, आपको सभी पता चलेगा कि कौन से बुद्धि का बालक कैसा है। आप उसे अच्छे से समझ सकते हैं दोस्तों। तो जब भी पूछे शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, तो अध्यापक विषय जिस विषय का अध्यापक है उसका तो उसे अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए एवं बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 26वां नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा कि गार्डन ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है, इसमें कौन-सी नहीं है? दोस्तों गार्डन एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने 7 बुद्धि लब्धि का निर्धारित किया है, तो इसमें से कौन-सा नहीं की बात की जा रही है? मैं बार-बार कह रहा हूँ नहीं को गोला करिए, हाइलाइट करिए, जो भी करना है करिए लेकिन करिए। ऑप्शन ए स्थान संबंधी बुद्धि, ऑप्शन बी भावात्मक बुद्धि, ऑप्शन सी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और ऑप्शन डी भावात्मक बुद्धि। तो दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर नोट कर लेना दोस्तों, 26 का सही आंसर हो जाएगा भावनात्मक बुद्धि। कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न चलेंगे, 27वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा कि घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों में संबंध में सही कथन है। दोस्तों पियाजे के चरणों में पूछ रहा है कि घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक कर रहा है, तार्किक रूप से सोच रहा है, तार्किक चिंतन कर रहा है दोस्तों, तो पियाजे के चरणों से संबंध है, किससे संबंध है? सही कथन है यह। ऑप्शन ए सेंसरी तंत्रिका तंत्र से, ऑप्शन बी प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया से, ऑप्शन सी मूर्त संचालन प्रक्रिया से और ऑप्शन डी औपचारिक संचालन प्रक्रिया से। तो 27 का सही आंसर नोट करना दोस्तों कि मूर्त संचालन प्रक्रिया से। किससे सही हो जाएगा? मूर्त संचालन प्रक्रिया से हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पे, सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं है? नहीं, तो किससे संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए स्व स्वीकार्यता से, ऑप्शन बी प्रतिरोध से, ऑप्शन सी क्रांति से और ऑप्शन डी अनुकूलन से। तो सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न से संबंधित नहीं है? तो किससे संबंधित नहीं है दोस्तों? तो प्रतिरोध से संबंधित नहीं है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चनों को नोट करते हुए चलना, अब 2 क्वेश्चन बचे हैं, अच्छे से देखना, आप पसंद आया हो तो जरूर वीडियो को लाइक शेयर करना दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर, जरूर उससे पहले कमेंट करके जरूर बताना कि 30 क्वेश्चनों में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। चलिए प्रश्न रहा 29वां, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समाज का सृजन करते हैं, यह श्रेय किसको जाता है? किसने कहा था? किसने कहा था दोस्तों कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समाज का सृजन करते हैं? ऑप्शन ए पियाजे ने कहा था, ऑप्शन बी पावलाव ने कहा था, ऑप्शन सी कोहलबर्ग ने कहा था और ऑप्शन डी स्किनर ने कहा था। तो किसने कहा था? सही आंसर नोट कर लेना दोस्तों, पियाजे ने कहा था। किसने कहा था? पियाजे ने कहा था। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चले, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लगा रहे हैं दोस्तों, तीसरा लास्ट प्रश्न दोस्तों, तीसरा प्रश्न और लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा कि परिवार एक साधन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्यारे साथियों, क्वेश्चन जितने भी करा रहे हैं ना, मैं बार बार कहता हूँ क्वेश्चन हर बार पूछे जाता है और इस बार आपसे पूछे ही जाएंगे, 100% क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो जब भी पूछे परिवार एक साधन है तो किसका है? ऑप्शन ए अनौपचारिक शिक्षा का। मैंने इसको पहले भी कराया हूँ, देखता हूँ आप सही बताते हैं कि नहीं बताते हैं। इसका आंसर मैं बताऊँगा, ऑप्शन बी औपचारिक शिक्षा का, ऑप्शन सी दूरस्थ शिक्षा का और ऑप्शन डी गैर औपचारिक शिक्षा का।
तो दोस्तों मैंने इसकी चर्चा पहले की थी, इसी वीडियो में की थी। मैं क्वेश्चन को रिपीट करते रहता हूँ, देखता हूँ कि आप पढ़ रहे हैं तो दिमाग में कुछ बैठ रहा है या सीधे हवा में उड़ जा रहा है। इसका आंसर सुन रहे हैं तो इससे उड़ा तो नहीं रहे ना दोस्तों। तो बताइए, परिवार का एक साधन है, कौन-सा है? अभी मैंने बताया, कुछ समय पहले बताया, कौन-सा है? फिर से नोट करना इसको। भूले हैं तो फिर से नोट करना कि अनौपचारिक शिक्षा का परिवार एक साधन है। ठीक है ना? किसका साधन है? अनौपचारिक का। ये ऑप्शन बताया, मैंने बताया था पहले भी। इसीलिए मैं रिपीट करते रहता हूँ क्वेश्चन को, देखता हूँ कितना पढ़ रहे हैं, कितना क्या कर रहे हैं। चलिए, इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये आपका परिवार है, अपने परिवार से जुड़िए दोस्तों। इस बार टेट के एग्जाम में अच्छे नंबर से दोस्तों सलेक्शन करना है हमें। मेरे जितने भी भाई बहन शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, इस बार सलेक्शन उनका होना चाहिए। मेरा दोस्तों मुख्य उद्देश्य, मुख्य प्रयास यही है कि आपका सलेक्शन हो जाए। दोस्तों आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो जाकर टेलीग्राम पे सर्च करिए, वन लाइनर स्टडी पॉइंट। ठीक है, वहाँ पे दोस्तों ज्वाइन करिए। सभी पीडीएफ फाइल आपको फ्री में प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों। फ्री फ्री फ्री, कोई चार्ज दोस्तों कभी नहीं लगेगा। जो भी पीडीएफ फाइल चाहिए सभी आपको मिलेंगी। ठीक है, बस आप अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि इस बार एग्जाम में फाड़ के रख देना है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक से जरूर करना दोस्तों। इसे जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों।